Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start our second part of the chapter life processes, that is respiration. जिसने भी अभी तक फर्स्ट पार्ट यानी कि न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन का वीडियो नहीं देखा है, प्लीज जाके देख लीजिए. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है. And very important thing is, please don't forget to like, share the video and subscribe my channel. And please watch the video till the end, because end में आपको कई सारे अगेन MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. Respiration. It is defined as a metabolic process wherein the living cells of an organism obtain energy in the form of ATP by taking in oxygen and liberating carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances or through some other pathways without oxygen. That means जितना भी डाइजेशन या न्यूट्रिशन का हमने वीडियो देखा है, पढ़ा है उसके बारे में, तो हम क्यों फूड को ऑब्टेन करते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले. तो फूड लेते ही हमें एनर्जी मिलेगी ऐसा नहीं होता. फूड जैसे ही हम लेते हैं वैसे ही कई सारे प्रोसेस के थ्रू वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है. जैसे कि पूरे डाइजेशन में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट कैसे कैसे ब्रेक डाउन होता है अलग अलग एंजाइम्स के एक्शंस के थ्रू. सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है एट लास्ट, और ग्लूकोज के ही फॉर्म में वो जाके ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अलग अलग सेल्स तक पहुंचता है जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है. अब ग्लूकोज भी फर्दर और डिवीजन को जाता है, यानी कि और भी उसके डिविजन्स होते हैं जिसके थ्रू फिर एटीपी का जनरेशन होता है. ये जो प्रोसेस है, यानी जो ग्लूकोज यूनिट है, यहाँ पे ग्लूकोज के थ्रू जो फर्दर एनर्जी का जनरेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पायरेशन. Now look at the difference between breathing and respiration. Breathing is a physical action in which body inhales oxygen and exhales carbon dioxide only. And respiration, it is a biochemical process in which oxidation of glucose takes place and generated CO2 and energy. तो अल्टीमेटली जो सेलुलर लेवल पे बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिससे कि ग्लूकोज फर्दर ब्रेक डाउन होता है एंड इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, इसको कहते हैं रेस्पायरेशन और सेलुलर रेस्पायरेशन. सेकेंड, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल, and here in respiration this process takes place inside the cell, and enzymes are not required here. In breathing, simply we need respiratory organs like nostrils and all trachea. And in respiration, enzymes are required here for the processing of various compounds, जिससे कि ग्लूकोज जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन हो सके. Then next point in breathing is energy is not generated during this process. Breathing is actually related to only exchange of gases. And respiration, energy is generated during the process. Fifth one is respiratory organs are required for the breathing purpose, and in respiration, respiratory organs are not required because once oxygen reached inside our cells, then different reactions will be taken place without the involvement of respiratory organs. Now, types of respiration. There are two types of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration. So, first is aerobic respiration. Let's see. It is a type of cellular respiration that takes place in the presence of oxygen to produce energy. It is a continuous process that takes place within the cells of plants and animals. तो एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में मैं बता दूं आपको कि ये मेनली एरोबिक नाम कहाँ से आया. ये नाम आया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जहाँ पे भी इन्वॉल्व हो रहा है उसकी वजह से उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं. ये एक टाइप का सेलुलर रेस्पिरेशन है.
अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है फर्दर हम आगे इसको पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी इतना जान लीजिए कि सेल्स में जब रेस्पिरेशन होता है यानी कि सेलुलर लेवल पे जब जाके एनर्जी मिल रही है, एनर्जी जनरेट होती है, तो उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। इसका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, C6H12O6, क्योंकि ग्लूकोज के बिना तो एनर्जी मिल नहीं सकती हमें। तो ग्लूकोज का यूनिट प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 6H2O प्लस ATP। Now anaerobic respiration. It is a type of again cellular respiration that takes place in the absence of oxygen to produce energy. और यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ही लो होती है। कितनी होती है? 2 ATP ही जनरेट हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे, इट इंक्लूड्स ओनली ग्लूकोज, किसी भी तरह का ऑक्सीजन यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। ग्लूकोज सिंपली कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल या इथेनॉल and carbon dioxide as byproduct and little amount of energy। नीचे का ये फ्लो चार्ट देखें आप। ग्लूकोज जो कि डाइजेशन के दौरान हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से आया, ब्लड स्ट्रीम में गया और वो अलग अलग सेल्स तक पहुंच रहा है। सेल्स में क्या पाया जाता है? सेल्स में सिंपली आपको अगर थोड़ा सा भी याद होगा तो ये है आपका न्यूक्लियस। इस पूरे में ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ही इस तरह के ऑर्गेनेल जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं वो भी प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म में पहले एंटर करेगा ये ग्लूकोज, और साइटोप्लाज्म में एंटर करने के बाद ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरूवेट में। पायरूवेट कहें, पायरूविक एसिड कहें, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अब आपको पता है कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो जब 6 कार्बन चेन को आप ब्रेक डाउन करोगे 3 कार्बन चेन में, तो ऑफ कोर्स 2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे ना 3 कार्बन मॉलिक्यूल के, तो ऐसे यूनिट्स निकलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा कि ग्लूकोज का एक सिंगल यूनिट ब्रेक करने से हमें 2 पायरूवेट यूनिट्स मिलते हैं। अब पायरूवेट यूनिट्स क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म से मूव करते हैं। कहाँ मूव करते हैं? डिपेंड करता है अलग अलग पाथवेज के ऊपर कि क्या वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरूवेट मूव करता है इस तरफ माइटोकॉन्ड्रिया की ओर, और वहाँ पे जाते ही कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और हमें कई सारी एटीपी मिल जाती है, अप्रॉक्स 38। कितनी एटीपी? 38 एटीपी। लेकिन जब पायरूवेट ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल सेल्स में ही एक्यूमुलेट हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो गई है बॉडी में अगर, और हमारे सेल्स के बीच बीच में वो एक्यूमुलेट होने लग जाए, तो वहाँ पे ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और उस वक्त ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन ही हो पाता है, पार्शियली ही ब्रेक डाउन वो हो पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ही मिलता है। और इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई देयर इज अ मसल क्रैम्प व्हेनेवर वी डू हैवी एक्सरसाइजेस। बहुत ज़्यादा अगर हम हैवी एक्सरसाइज कर ले कभी तो मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं। तो क्यों होता है दर्द हमारी मसल्स में? ड्यू टू दिस एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। एंड एट लास्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ईस्ट में फंजाई में पाया जाता है, तो वो है आपका इथेनॉल का फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये अप्रॉक्स 2 एटीपी का ही होता है, 2 एटीपी ही एनर्जी जनरेट कर सकता है। अब ये तो नेचुरल होता है ईस्ट में, यानी कि फंजाई वगैरह में। यहाँ पे 2 एटीपी कितना इंपॉर्टेंट है फंजाई के लिए? क्योंकि 38 एटीपी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और हमारी पूरी बॉडी को रन करने के लिए हमें इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्योंकि ईस्ट एक
सिंगल सेलुलर या कहे कि बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, तो इस वजह से क्या होगा, 2 ATP से इसका काम चल जाता है। इसलिए फर्मेंटेशन ही इनके पास एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू वो रेस्पायर कर सकते हैं ईस्ट। सो दिस इज द कंप्लीट फ्लो चार्ट जिसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, जो फर्स्ट स्टेप है आपका। जो फर्स्ट स्टेप है इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, व्हेन ग्लूकोज इज पार्शियली broken down into ethanol, carbon dioxide, and a small amount of energy in the absence of oxygen. This process is called fermentation. Now the difference between aerobic and anaerobic respiration. It is very important question for your boards. Now look at this. Aerobic respiration requires oxygen. Without oxygen, no process of aerobic respiration can take place. In anaerobic respiration, oxygen is not required. Secondly, in aerobic respiration, the molecules of glucose are completely fragmented during this process. Completely broken down. Fragmented means completely broken down होता है glucose का molecule into pyruvate and then at last into carbon dioxide and energy. But in anaerobic respiration, there is no complete fragmentation or no complete breakdown of the glucose. यहाँ पे partial breakdown of glucose होता है. Next, in this 673 kilocalories energy is obtained from one glucose molecule in aerobic respiration, and in anaerobic respiration energy 21 kilocalorie ही मिलती है हमें. Now fourth point, carbon dioxide and water are formed at the end with large amount of energy in aerobic respiration. And in anaerobic respiration, ethyl alcohol is the main product formed at the end of the reaction. Fifth point, 38 ATP molecules of ATP are formed by bonding with free energy released from one molecule of glucose. In very simple language, in aerobic respiration, at last after Krebs cycle, what happens? 38 ATP we obtain. And in anaerobic respiration, only 2 ATP molecules are obtained from one glucose molecule. Last point is, all these processes takes place in the mitochondria by Krebs cycle. In aerobic respiration, all the reactions are taken place inside the mitochondria. But in anaerobic respiration, what happens? It takes place inside the cytoplasm only. Now, phases of respiration in organisms. There are 3 phases in respiration: glycolysis, Krebs cycle और TCA cycle एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यानी कि अभी जो हमने देखा पूरा फ्लो चार्ट, कैसे ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, फिर पायरुवेट से ATP का जनरेशन होता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता है। तो ये स्टेप्स क्या क्या है? ग्लाइकोलिसिस, TCA cycle एंड oxidative phosphorylation. Let's see this in detail. First is glycolysis. The molecules of glucose get converted into pyruvic acid, which is oxidized to carbon dioxide and water, leaving 2 carbon molecules known as acetyl coenzyme A. During the process of glycolysis, 2 molecules of ATP and NADPH are produced. Pyruvate enters the inner matrix of mitochondria and undergoes oxidation in the Krebs cycle. That means ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। इस दौरान क्या होता है, जो ग्लूकोज का यूनिट है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही कुछ और भी कंपाउंड बनते हैं जैसे एसिटिल कोएंजाइम ए। इस दौरान 2 ATP का जनरेशन भी होता है। 2 ATP नेट
एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है। और उसके बाद जब पायरुवेट बनता है तो पायरुवेट फिर फर्दर मूव कर जाता है इनर मैट्रिक्स की ओर। इनर मैट्रिक्स क्या है एक्चुअल में? इनर मैट्रिक्स इज एक्चुअली द jelly like substances filled inside the mitochondria. सो दीज आर द स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस, जहाँ पे ग्लूकोज जो है कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है पायरुवेट में, एंड ऑल्सो इट गिव्स एसिटिल कोएंजाइम ए, देन इट एंटर्स इनटू द टीसीए साइकिल। तो ये सारे स्टेप्स हमको डिटेल में अभी नहीं पढ़ने हैं क्लास 10th के लेवल पे, लेकिन जिसको भी इंटरेस्ट है पढ़ने का वो ऑफ कोर्स मेरे जब वीडियो आएगी क्लास 11th के लिए ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल के ऊपर, तो वो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो उसमें इजीली। तो फिलहाल इतना जान के रखिए कि ग्लूकोज से पायरुवेट, और इस तरह से ये कुछ स्टेप्स होते हैं, अप्रॉक्स 10 स्टेप्स हैं, जिसको क्रॉस करके ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और ये पूरा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। नाउ सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल। यहाँ पे 2 ATP molecules are produced in each phase of citric acid cycle and it takes place within the mitochondrial matrix of a cell. That means आपको याद होगा एक ग्लूकोज का यूनिट जो है वो ब्रेक डाउन होता है 2 पायरुवेट यूनिट्स में, है ना, क्योंकि पायरुवेट क्या है, 3 मॉलिक्यूल का चेन होता है, और ये क्या है, 6 मॉलिक्यूल का होता है, 6 कार्बन का चेन है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 2 पायरुवेट होने के बाद ये टीसीए साइकिल में एंटर करता है, लेकिन एक पायरुवेट एक टाइम में टीसीए साइकिल में एंटर करेगा। तो जैसे ही ये साइकिल के अंदर एंटर करता है इस साइकिल में, तो 2 एटीपी रिलीज आउट करता है, ठीक है। तो 2 एटीपी रिलीज आउट करेगा, तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ईच फेज। एक फेज में, एक साइकिल कंप्लीट करने में 2 एटीपी रिलीज आउट करता है, तो पूरा का पूरा पायरुवेट को ब्रेक डाउन करने में वो 4 एटीपी जनरेट करेगा। द इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड इन क्रेब्स साइकिल मूव अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। दीज आर वेरी माइन्यूट क्वेश्चंस जो आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि कहाँ पे क्रेब्स साइकिल होता है, कहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होता है। सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। दिस इज सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल। तो इतना डिटेल में हमें अभी नहीं पढ़ना है ऑफ कोर्स इसको, तो बस यहाँ देखते हैं ग्लूकोज एसिटिल कोएंजाइम के साथ मिलके ये अंदर जाता है, साइकिल के अंदर घुसता है, और फिर ये इस तरह से आगे काम चलता रहता है इसका, ठीक है। तो बीच बीच में हम देख सकते हैं यहाँ NADH रिलीज हो रहा है इस जगह से, यहाँ ATP का जनरेशन हो रहा है, ठीक, यहाँ NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह से बीच बीच में हम इसको देख सकते हैं। कुछ एक कंपाउंड याद रखते हैं कि फाइनल यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट एक मैलेट भी बनता है, मैलेट या मैलिक एसिड भी। तो क्रेब्स साइकिल में कई बार ऐसा पूछ सकते हैं, कुछ MCQs आते हैं जहाँ पे पूछा जाता है कि क्या कौन सा प्रोडक्ट होता है जो क्रेब्स साइकिल में बनता है। तो याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आया तो इसे लिखेंगे, वरना मैलेट या मैलिक एसिड भी लिख सकते हैं आप। नाउ लास्ट फेज इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन इज सिंपली क्या है, ये है ADP में जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है और वो ATP का फॉर्मेशन करता है। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP फॉर्म करता है, इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। It is the process in which ATP molecules are formed as a result of the transfer of electrons from NADH or FADH2 to oxygen by a series of electron carriers. This process takes place within the mitochondria of a cell. यानी कि ये इंटरमेम्ब्रेन लेवल पे काम होता है। दो मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है उनके बीच का जो स्पेस है वहाँ पे ये एक्चुअली ATP का जनरेशन होता है। क्या होता है वहाँ पे कि इस तरह से कई सारे प्रोटॉन के यूनिट्स इस तरह से निकलते हैं और
वो ऐसे ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन में कई तरह के आपके यहाँ पे प्रेजेंट होता है कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जो कि हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन के मोशन में, और उसके बाद वो फाइनली रिलीज करते हैं, एटीपी को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पोर्शन है इस पूरे साइकिल का। सो फाइनली यहाँ पे कंप्लीट जो फेजेस है वो आपको दिख रहा है। ग्लाइकोलिसिस भी है, क्रेब्स साइकिल भी है, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसे कह सकते हैं हम, ये भी इजीली दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 एटीपी नेट गेन आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी का नेट गेन होता है। क्रेब साइकिल में भी अभी हमने देखा था ईच फेज में 2 एटीपी जनरेट होती हैं। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी फाइनली जब एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है तो टोटल 38 एटीपी मिलता है हमें। नाउ रेस्पिरेशन, now respiration in human beings. In human beings, air is taken into the body through nostrils. Then air passing through the nostrils is filtered by fine hairs and mucus that line the passage. Then the air passes through the throat and into the lungs. Rings of cartilage are present in the throat and trachea to ensure the air passage does not collapse. That means पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे, या कहें जो पूरा हमारा ऑर्गन्स है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स हमारे आते हैं जहाँ पे फाइन हेयर्स और म्यूकस, जो नाक बहती है हम कहते हैं ना, वाइटिश लिक्विड डिस्चार्ज, वो क्या है एक्चुअल में, वो आपका म्यूकस है। तो उनका काम क्या होता है, कोई भी डस्ट या डर्ट को हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकना इनका काम होता है। तो फाइन हेयर्स जो हमारे नॉस्ट्रल्स में प्रेजेंट होता है, एक तो वो फिल्टर का काम करता है, दूसरा ये म्यूकस जो कि किसी भी तरह के अगर डर्ट डस्ट अंदर जा रहा है तो उसे वो ट्रैप कर लेता है। देन नेक्स्ट इज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। हमारे पूरे थ्रोट पोर्शन में इस तरफ अगर देखें हम यहाँ पे, तो इसमें पूरे में कार्टिलेज का रिंग प्रेजेंट होता है, ये हमारा थ्रोट सपोज, और यहाँ पे पूरे में इस तरह से रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिंग्स का काम क्या होता है, इस रिंग्स का काम होता है कि हमारे विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाए जब यहाँ पे किसी भी तरह का एयर पास नहीं हो रहा है। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नोज, हमारा ट्रैकिया पूरा, देन लंग्स, दिस पोर्शन, देन लंग्स के अंदर ये जो ट्रैकिया है, ये जो ट्रैकिया आ रहा है, ये फर्दर डिवाइड हो जा रहा है यहाँ 2 में। इस 2 को कहते हैं ब्रोंकस, और फिर वो फर्दर डिवाइड हो रहा है फाइन ट्यूब्यूल्स में, जिसे कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते हैं, या कहें कि मॉडिफाई हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस बैलून टाइप स्ट्रक्चर्स। इन बैलून टाइप स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाई होते हैं जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से एल्वियोलाई की वॉल पे, आउटर वॉल पे कई सारे ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं आपको, जो कि हेल्प करते हैं गैशियस एक्सचेंज में। In human beings, respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity for the oxygen. तो ब्लड स्ट्रीम में कोई एक ऐसी चीज़ होगी ना जिससे कि ऑक्सीजन जो है वो पूरे के पूरे हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो सके। तो ब्लड में कोई भी ऐसा पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर सके, उसका नाम है हेमोग्लोबिन। This pigment is present in the red blood corpuscles, that means RBCs,
Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen is, and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood. तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में ब्लड प्लाज्मा में मूव करता है, और रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है हमारे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज हियर कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में ऐसी क्या बेनिफिट होती है जो कि एक्वेटिक फॉर्म्स में नहीं पाई जाती in the case of respiration. So answer will be, since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than that seen in the terrestrial organisms. That means aquatic organisms जो हैं बहुत ही फास्ट ब्रीथ करते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन का प्रेजेंस है वाटर में वो बहुत ही कम होता है एज कंपैरिजन टू इट इज़ प्रेजेंट इन द एयर। तो इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स को फास्ट ब्रीथ करना पड़ता है टू फुलफिल देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ्स एंड फोर्स इट past the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood. So this is the method by which fishes fulfill their oxygen requirement. Now again, important difference between photosynthesis and respiration. Photosynthesis occurs only in plants, some photosynthetic bacteria, but respiration occurs in all the organisms, whether it is plants or animals. Secondly, photosynthesis takes place in the presence of sunlight in the daytime, but respiration takes place throughout the day. Next, third point is, it occurs in chloroplast and is dependent on light, but respiration, it occurs in cytoplasm if aerobic and is independent of light. साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ही मेन एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो फर्दर कंटिन्यू होते हैं। तो एरोबिक के लिए तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल ही होता है, और अगर एनारोबिक है तो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही सारा प्रोसेस हो जाएगा। Fourth point is, raw materials are carbon dioxide and water here. In respiration, it uses carbohydrate या फिर glucose and oxygen. Respiration तब perform होता है इसमें। Next, fifth point is, in this process, light energy is fixed in the form of chemical energy and stored in carbohydrates. तो photosynthesis के main product में हमको क्या चाहिए, या कहें कि main raw material क्या चाहिए होता है, उसमें sunlight का एक important role होता है photosynthesis में। पर respiration में क्या है, chemical energy store होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, बर्न्स टू रिलीज एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी जो प्रेजेंट है किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती हैं और एनर्जी को रिलीज करती हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड। जस्ट ऑपोजिट रेस्पिरेशन में होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होता है। So this is very important difference between photosynthesis and respiration. Learn it properly. Now MCQs. First one, dash is a product of aerobic respiration. जल्दी से रिकॉल कीजिए जो साइकिल हमने क्रेब्स साइकिल में पढ़ा था, तो उसमें कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है इसमें से जो बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, दैट इज मैलिक एसिड। सेकंड, एनर्जी गेन्ड ड्यूरिंग aerobic respiration is dash times more than anaerobic respiration. Again रिकॉल करें कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एटीपी मिलती है हमें, 38, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी ओनली। तो कितने टाइम्स ज़्यादा मिल रही है, जब 2 × 19 करेंगे तब हमें 38 एटीपी मिलेगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 19 टाइम्स मोर एनर्जी मिलती है हमको एज कंपैरिजन टू एन एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट,
Glycolysis is also known as dash. Answer will be EMP pathway. EMP comes from the name Embeden Meyerhoff Parnas pathway, जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था, 3 साइंटिस्ट के नेम. ठीक है. नाउ फोर्थ वन इज on oxidation of one molecule of glucose dash ATP is produced during aerobic respiration. सो एरोबिक रेस्पिरेशन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन से हमें मिलता है 38 ATP. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, प्रोटॉन्स accumulate on the dash in mitochondria. सो आंसर विल बी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. जो डबल लेयर और डबल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है उनके बीच का जो स्पेस है वहां पे प्रोटॉन एक्यूमुलेशन होता है ड्यूरिंग द एटीपी सिंथेसिस. सिक्स्थ क्वेश्चन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यूजुअली रिफर्स टू, ऑप्शंस आर एनारोबिक प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, बी सिट्रिक एसिड साइकिल प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, नन ऑफ दीज. सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को हम कलेक्टिवली पढ़ लेते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल प्रोडक्शन ऑफ एटीपी में, यानी क्रेब्स साइकिल में ही इंक्लूड कर लेते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेल रेस्पिरेशन इज कैरीड आउट बाय. सेल रेस्पिरेशन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो मोस्टली होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. एट्थ क्वेश्चन, एसिटिल कोएंजाइम ए फॉर्म्स 6 कार्बन कंपाउंड आफ्टर कंबाइनिंग विथ. तो एसिटिल कोएंजाइम ए जो क्रेब्स साइकिल में कंबाइन होता है किसके साथ, जिससे कि 6 कार्बन कंपाउंड बने, वो है आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. देन नाइन्थ क्वेश्चन, रॉ मटेरियल ऑफ रेस्पिरेशन इज. Look at the options. First, glucose and carbon dioxide. Second, glucose and oxygen. Glucose and fructose. Glucose and sucrose. तो रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और ग्लूकोज चाहिए, जिससे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो सके. 10th क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इज एनाबॉलिक प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस और बायोफिजिकल प्रोसेस. द आंसर विल बी कैटाबॉलिक प्रोसेस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का नया प्रोडक्ट बन नहीं रहा है, जो प्रोडक्ट है ऑलरेडी यानी ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है. तो 2 तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, एक एनाबॉलिक, दूसरा कैटाबॉलिक रिएक्शन. तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक होगा, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल रॉ मटेरियल्स जुड़ के एक नया कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं. फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे एक नया कंपाउंड बनता है, इसकी वजह से इसका नाम एनाबॉलिक प्रोसेस होता है. लेकिन रेस्पिरेशन में क्या है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है स्मॉलर यूनिट्स में, तो वो इसलिए कैटाबॉलिक प्रोसेस कहलाएगा. 11th क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इज एन, ऑप्शंस आर एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, एंडोगोनिक प्रोसेस. Answer will be exothermic process because energy is released during respiration. Now last question, the amount of energy given by one molecule or 1 mole of ATP is. Answer will be 7.3 kilocalories. 1 mole of ATP को अगर हम किलो कैलोरीज में देखें तो कितनी एनर्जी होती है, 7.3 किलो कैलोरीज. So these are very important MCQs for your this topic. So thank you everyone. Please like and share the video if you like it and please subscribe my channel. और I hope कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा. Thank you.